बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी या हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन कह लें या ग्रुप ऑफ सेल्स कह लें जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स कुछ सेल्स या कह लो कि सेल का ग्रुप होता है जो रतूबतें खारिज करता है। वो रतूबतें क्या होती है? वो हार्मोन्स होते हैं, या अगर हम ग्लैंड्स कहें तो ग्लैंड्स को उर्दू में कहा जाता है गदूद। ठीक है। तो ये ग्लैंड्स या गदूद जो होते हैं ये कुछ रतूबतें, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और वो केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड इनटू बॉडी फ्लूइड, जो हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं। बॉडी फ्लूइड अब क्या होगा? हमारा ब्लड हो सकता है। और ग्लैंड्स के जरिए ये रिमूव रिलीज होते हैं एंड हैव फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? फंक्शंस को। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जो सेल्स हैं या जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, उनके फंक्शंस को भी क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे सिंपल से अगर एग्जांपल है, तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? ग्रोथ नाम से जाहिर है कि इसने करवानी होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ। ठीक है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन ने हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है। तो बेसिकली क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन ये हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में ग्लैंड रिलीज करते हैं और ये क्या करें? हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है और ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हदूदों से रिलीज होके खारिज होके हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वर्ड हार्मोन जो है वो ग्रीक लफ्ज से निकला है जिसका मतलब होता है टू एक्साइट और या टू सेट इनटू मोशन। एक्साइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हारना। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं जनरल हार्मोन्स और एक होते हैं लोकल हार्मोन। अच्छा, लोकल नाम से जाहिर है, जैसे हम भी अक्सर बात करें तो फलाना बंदा यहाँ का लोकल है या मकामी कह लें, लोकल से मुराद है। तो ये सिर्फ एक मिसाल थी कि लोकल का मतलब होता है मकामी और जनरल का मतलब होता है ओवरऑल। ठीक है। तो यहाँ पे लोकल और जनरल हार्मोन में क्या मुराद है? कि जो जर्नल हार्मोन होते हैं ना, जिस पॉइंट से ये रिलीज होते हैं, ये ना सिर्फ उस पॉइंट पे इफेक्ट करते हैं बल्कि इनका हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, या जिस पॉइंट से ये रिलीज होते हैं उससे दूर जाके भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर मिसाल लें कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन ने क्या करवानी होती है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करवानी होती है, हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स की ग्रोथ करवानी होती है। अब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? ये रिलीज होता है हमारे जो ब्रेन है उसमें एक ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और इसने हमारी ग्रोथ, अब जाहिर सी बात है ब्रेन से में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ये रिलीज हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ ब्रेन की ग्रोथ करवाएगा? नो। ग्रोथ हार्मोन ने क्या करना होता है? हमारे पूरी बॉडी की ग्रोथ करवानी होती है। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से ये जनरल हार्मोन रिलीज होते हैं उस पॉइंट के अलावा ये हमारी बॉडी के पूरी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोकल हार्मोन्स की बात करें तो लोकल हार्मोन्स का मतलब है कि जिस पॉइंट से, जिस ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं, ये उस ग्लैंड के आसपास ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनका इफेक्ट जनरल नहीं होता। ठीक है। जैसे सेक्रेटिन कह लें या कोलिसाइटोकाइनिन कह लें, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे जीआईटी का हिस्सा होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। तो ये वहां पे रिलीज होके वहीं पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर जनरल इफेक्ट नहीं देते। तो जनरल हार्मोन्स जो जिस पॉइंट से रिलीज होते हैं, जिस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वहां से रिलीज होकर पूरी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। और लोकल हार्मोन्स जिस ग्लैंड से रिलीज होते हैं उसके आसपास या उसी एरिया के ऊपर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो लोकल हार्मोन्स का लोकल इफेक्ट होता है और जनरल हार्मोन का पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी लफ्ज बेसिकली दो लफ्जों से मिला है, एक होती है एंडोक्राइन और दूसरा होता है लोजी। लोजीलस लोगों से निकला है जिसका मतलब होता है स्टडी, एंडोक्राइन का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन अगर आप लोग याद रख लें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो की डेफिनेशन आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी सिर्फ इतना समझ लें कि एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं,
उसके अगर अंदर कोई बीमारी होगी, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई किसी किस्म का डिसऑर्डर आ गया, उसको स्टडी करना, या उस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है, उसको कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्लैंडुलर सिस्टम क्या होता है? ग्लैंडुलर सिस्टम हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ये स्पेसिफिक किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस कहाँ पे रिलीज होते हैं? हमारी ब्लड के अंदर, या हमारी बॉडी की मुख्तलिफ कैविटीज़ के अंदर रिलीज होते हैं, या बॉडी की सरफेस के ऊपर रिलीज होते हैं। और उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है। अब दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे ये जो बात उन्होंने की है, ब्लड स्ट्रीम और इनटू द कैविटी इनसाइड द बॉडी और इट्स आउटर सरफेस, ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का ग्लैंड है, आया कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो बॉडी के अंदर होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो वो बॉडी के बाहर होंगे। नो, दोनों ग्लैंड्स बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है कि जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस मीन इसमें कोई नाली नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होती। ये क्या करते हैं, जब ये ग्लैंड अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी ब्लड के अंदर आ जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, और फिर हमारे ब्लड के जरिए से ये अपने टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक जाते हैं। टारगेट टिश्यू या ऑर्गन से क्या मुराद है कि जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं, वो हार्मोन रिलीज होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जिस ऑर्गन के ऊपर, जिस सिस्टम के ऊपर इसने जाके इफेक्ट करना होता है, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये हार्मोन जाके फिर उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जब अपने हार्मोन रिलीज करता है तो वो बगैर किसी डक्ट के, बगैर किसी नाली के डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल और पैराथायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, इनमें नालियां होती हैं, डक्ट्स होती हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, जब ये अपने सिक्रीशन करते हैं, अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, तो वो हमारी डक्ट्स के जरिए से हमारी बॉडी की कैविटीज में जाती हैं, या बॉडी के बाहर की साइड पे भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड थे, ये अपनी सिक्रीशंस ब्लड स्ट्रीम में फेंकते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर रिलीज नहीं करते। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जब ये अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं तो वो बॉडी कैविटीज में भी जाती हैं, इंटरनल भी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, इसके अलावा बॉडी के आउटसाइड भी मूव कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी अगर मिसाल लें तो हमारे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, हमारी स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं पसीना, जो हमारी बॉडी के बाहर की साइड पे रिलीज होता है। इसके अलावा स्लिवरी ग्लैंड्स, स्लिवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्लाइवा डक्ट्स के जरिए से हमारे ओरल कैविटी के अंदर रिलीज होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल में पेनक्रियाज आता है, बाइल प्रोड्यूसिंग आता है, लिवर, प्रोस्टेट आता है। ठीक है। अच्छा, जो पेनक्रियाज होता है ना, ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। अब क्लासिफिकेशन की गई है हमारे ग्लैंड्स की, उनकी लोकेशन की बुनियाद पे कि कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। अ, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके कौन कौन से हार्मोन हैं, या कह लें कि हमने ये क्लासिफिकेशन किया साइट ऑफ प्रोडक्शन के, किस जगह पे इनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो सबसे पहले आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका फ्रंट वाला हिस्सा जो हमारी बॉडी के सामने की साइड पे मौजूद होता है, और एक इसका बैक वाला हिस्सा जो हमारी बॉडी की बैक साइड पे मौजूद होता है। या कह लें दो लोब होते हैं, एक आगे वाला लोब और एक पीछे वाला लोब। जो आगे वाला लोब होता है उसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और जो पीछे वाला लोब या हिस्सा होता है उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये दोनों अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी बेसिकली पोजीशन कहाँ पे होती है, ये हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ब्रेन में ये ग्लैंड मौजूद होता है और इसके दो पार्ट होते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। इन तमाम हार्मोन्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। इनकी डिटेल, कुछ की डिटेल आपकी बुक में दी हुई है, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज करना होता है ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के मकाम पे मौजूद होता है, और ये रिलीज करता है ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसे T3 भी कहते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसे हम T4 या थायरोक्सिन भी कहते हैं, और कैल्सिटोनिन भी इसे सॉरी कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है।
फिर आता है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड थायरॉयड ग्लैंड के ही साथ में हमारे गले में मौजूद होता है और ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होता है, दोनों किडनीज के ऊपर मौजूद होता है। जो किडनीज हैं उन्हें हम रीनल कहते हैं। तो एड्रीनल, रीनल से एड्रिनल निकला है, यानी रीनल के ऊपर या किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये हार्मोन रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। ओवरी ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्लेसेंटा रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिक पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो साइट ऑफ प्रोडक्शन के कहाँ कहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स। अब जो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन है वो उनके केमिकल नेचर की बुनियाद पे है कि किस किस केमिकल नेचर के होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनकी नेचर क्या होती है, किस चीज़ से ये बने होते हैं। तो तीन तरह के होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और टायरोसिन हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल से जो चीज़ें बनी होती हैं उनसे बनाए बने होते हैं। प्रोटीन हार्मोन डेफिनेटली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी प्रोटीन इन नेचर है तो किस चीज से मिलके बने हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड आपस में किसके जरिए से जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं। तो दे आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड, ठीक है, यानी अमाइनो एसिड्स ने आपस में मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, तो ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। टायरोसिन्स भी जो होते हैं ये अमाइनो एसिड, ऐसे सब्सटेंसेस जो अमाइनो एसिड से बने होते हैं उनसे टायरोसिन्स जो हैं ये बने होते हैं। स्टेरॉइड्स की एग्जांपल में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं। प्रोटीन हार्मोन की एग्जांपल में इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन आ जाते हैं। और टायरोसिन की एग्जांपल में डोपामीन, एड्रेनालिन और थायरोक्सिन आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनल एक्शन की, कि हार्मोन किस तरीके से एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, आके इफेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, हार्मोन्स ने जिस पार्ट के ऊपर, जिस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करना होता है उसको हम कहते हैं टारगेट सेल। अब टारगेट सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, जब हमारे ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं तो ये हार्मोन जाके हमारे जो टारगेट सेल होते हैं, यानी जिसके ऊपर जाके हार्मोन ने इफेक्ट करना होता है उसके ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब रिसेप्टर्स जो होते हैं, हमने तीन तरह के हार्मोन्स पढ़े केमिकल नेचर की बुनियाद पे, स्टेरॉयड, प्रोटीन और टायरोसिन। तो इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, इन प्रोटीन, इन हार्मोन्स की, ये जो तीन टाइप के हमने हार्मोन्स पढ़े हैं, तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर प्रोटीन वाले हार्मोन है तो उनके रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के कहाँ पे, कौन से पार्ट पे मौजूद होंगे। अगर स्टेरॉइड्स के हैं तो वो कहाँ पे मौजूद होंगे। तो हमने सेल पढ़ा था, सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे आउटर लेयर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। अब जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन पे कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के रिसेप्टर्स। साइटोप्लाज्म के ऊपर स्टेरॉइड के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर थायराइड या थायरोनिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फिर आते हैं डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन से और अप रेगुलेशन से क्या मुराद है। डाउन रेगुलेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी हार्मोन्स ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर देती है। हमने कहा कि बॉडी के अंदर कुछ टारगेट सेल्स होते हैं जिनके ऊपर जाके हार्मोन ने इफेक्ट करना होता है। उन टारगेट सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स जिनके साथ जाके हार्मोन बाइंड करते हैं। अब जब बॉडी के अंदर तो रिसेप्टर स्पेसिफिक है, रिसेप्टर्स की अमाउंट उतनी है, लेकिन जब हमारी बॉडी हार्मोन्स नॉर्मल प्रोड्यूस कर रही है वो जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है। लेकिन जब हमारी बॉडी हार्मोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर देती है, अब हार्मोन ज्यादा हो गए हैं लेकिन रिसेप्टर्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशन, जिसमें हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं और रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि अप रेगुलेशन में क्या होता है, हार्मोन्स की कमी हो जाती है। अब जब हार्मोन्स की कमी हो रही है तो डेफिनेटली उनके साथ रिसेप्टर्स जिनके साथ जाके हार्मोन्स ने बाइंड करना था, हार्मोन्स की कमी की वजह से रिसेप्टर्स, तमाम रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन बाइंड नहीं हो सकते, जिसकी वजह से रिसेप्टर्स तादाद में ज्यादा हो जाते हैं और हार्मोन्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन हमने देखा कि किसका पार्ट था, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा था। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी आगे वाला पोर्शन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, ग्रोथ नाम हार्मोन अगर नाम से देखें तो नाम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ, कि इसने क्या करवानी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवानी है। ना सिर्फ इसने बॉडी की ग्रोथ करवानी है बल्कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी होगी, हमारे लिवर हो गया, हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स हो गए, उनकी भी इसने क्या करवानी होती है, ग्रोथ करवानी होती है। अब ग्रोथ हार्मोन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहले क्लासिफिकेशन बताने का मकसद यही था कि अब हमने आगे जितने भी हार्मोन्स पढ़ने हैं उसमें उनके इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिखी होगी कि ये फलाने हार्मोन से फलाने ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो इसलिए पहले ही क्लासिफिकेशन बता दी ताकि आइडिया हो जाए कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज होता है। अब हमने पहले इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया कि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा होता है और हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। अब इसकी नेचर कैसी होती है? नेचर इसकी होती है पेप्टाइड इन नेचर। इसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन किसका हिस्सा है? प्रोटीन का हिस्सा है, प्रोटीन हार्मोन का। जैसे हमने यहाँ पे केमिकल नेचर में भी डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन हमारा प्रोटीन हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन की नेचर क्या है? पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। पेप्टाइड इन नेचर है, इसका मतलब है कि ये अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के अंदर टोटल 191 191 जो है अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या हैं? ये ना सिर्फ ग्रोथ पे इफेक्ट करता है बल्कि और भी इसके प्रोटीन के ऊपर, फैट्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट है वो ग्रोथ के ऊपर ही होगा। बोन्स की ग्रोथ, कार्टिलेज की, सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बोन्स की और कार्टिलेज की नॉर्मल ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है उसकी थिकनेस को बढ़ाता है, स्किन को मोटा करता है। और हमारी किडनी और हमारे लिवर के जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसमें हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, हमारी किडनी, हमारे लिवर वगैरह की भी ग्रोथ करवाता है। फिर आता है इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब हमारी बॉडी की हो रही है ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी जरूरत है क्योंकि प्रोटीन हमें थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है बनना, यानी ये क्या करवाता है? प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करवाता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, अमाइनो एसिड को इकट्ठा करके प्रोटीन को बनाता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, इसका मतलब है एनाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिक इफेक्ट हो रहा है, यानी बन रही है प्रोटीन। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए की भी सिंथेसिस को बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा। क्योंकि डेफिनेटली प्रोटीन की सिंथेसिस भी कैसी होती है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, वो आरएनए फिर जाता है राइबोसोम के पास और राइबोसोम के पास जाके अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके डीएनए के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोटीन की सिंथेसिस कर देता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है। तो इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, की डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को भी ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी ग्लूकोज का ग्रोथ हार्मोन का एनाबॉलिक, यहाँ पे जो जीएच लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करे ग्रोथ हार्मोन। ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को भी बॉडी में बढ़ाता है, जो ग्रोथ हार्मोन है। अच्छा, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसका इंसुलिन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। अब इंसुलिन के ऊपर ये क्या इफेक्ट करेगा? ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक देगा। अब जब इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक रही है तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होता है। हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन कब रिलीज करता है? जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की, जब हम खुराक खाते हैं। वैसे नॉर्मली मैकेनिज्म जो होता है, जब भी हम कुछ चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको ग्लूकोज को करती है, ब्रेक डाउन करती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के ऊपर अंदर स्टोर कर लेती है। यहाँ कह लें कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तो हमारा पेनक्रियास कहता है, हमारा पेनक्रियास इस चीज को डिटेक्ट करता है और कहता है कि हाँ भाई ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा हो गया है। फिर पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन जाके क्या करती है? ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर कम कर देती है। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है इसका इफेक्ट क्या होता है? ये ग्लूकोज की अमाउंट को तो बढ़ा रहा है लेकिन इंसुलिन की सेंसिस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर फिर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा लेकिन उसको कम करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। तो उस केस में क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, डायबिटिक। हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो डायबेटोजेनिक है। डायबेटो मीन डायबिटीज, जेनिक मीन फॉर्मेशन, यानी डायबिटीज बनाने वाला। फिर नेक्स्ट आता है इसका फैट की मेटाबॉलिज्म पे। फैट की मेटाबॉलिज्म पे जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसका कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन।
तो फैट की क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, फैट्स की ब्रेक डाउन करवाता है। अब फैट की ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं, लिपोलाइसिस। लिपो का मतलब होता है लिपिड, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी ग्रोथ हार्मोन ने फैट्स की ब्रेक डाउन करवानी होती है। अब फैट की ब्रेक डाउन कैसे करवानी है, एडिपोज टिश्यूज, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होती है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होती है। तो हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, उस एडिपोज टिश्यूज के अंदर कैटाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कैटाबॉलिज्म करवाता है, वहां पे जो फैट होती है उसकी ब्रेक डाउन करवाता है, जिसके नतीजे में जो फैटी एसिड होती है वो हमारे एडिपोज टिश्यू से निकल के हमारे प्लाज्मा में, प्लाज्मा कहाँ होता है, हमारे ब्लड में मौजूद होता है। तो क्या होता है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन फैट की ब्रेक डाउन करवाता है, कहाँ पे, हमारे एडिपोज टिश्यूज में, जहाँ पे फैट की ब्रेक डाउन होनी होती है, फैट की स्टोरेज होती है। जब ये एडिपोज टिश्यूज में फैट की ब्रेक डाउन करवाता है तो फैटी एसिड्स जो हैं वो एडिपोज टिश्यू से निकल के हमारे ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है, उसमें फैट का लेवल ज्यादा हो जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आयंस, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। तो आयंस जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर इनका इफेक्ट होता है कि हमारी जो यूरिन के जरिए से इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से बाहर रिलीज होने से बचाना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी के अंदर स्टोर करना, बॉडी के अंदर महफूज रखना। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, कॉजेज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन इन द बॉडी। रिटेंशन का मतलब होता है महफूज रखना, बॉडी के अंदर ही रखना, कि बॉडी से बाहर नहीं जाने देता, उनको बॉडी के अंदर रिटेन रखता है। अब रिटेन किस तरीके से रखता है, ये इनाइन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि जब भी कोई वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी किडनी के पास जाता है ब्लड के जरिए से, हमारी किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन के जरिए से बाहर निकाल देती है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। सेम केस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ होता है, कि जो खुराक के पार्टिकल्स आ रहे होते हैं स्टमक से, जो डाइजेस्टेड फूड होती है उसमें अगर मजीद कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर चला जाता है। तो किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन से इन आयंस को, अगर वो जो वेस्ट फिल्टर गया है किडनी के पास, या वो जो डाइजेस्टेड फूड गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो अगर उनके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ये आयंस को क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, वहां से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी वापस ब्लड में भेजता है। तो इस तरीके से वो क्या, अच्छा एक और बात, कि हमारा जो एंडोक्राइनोलॉजी या जो हार्मोन वाला टॉपिक है ये फिजियोलॉजी में भी मौजूद है और बायोकेमिस्ट्री में भी मौजूद है। अब फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों एक ही पेपर में, पेपर वन में आते हैं। तो चाहे आप बायोकेमिस्ट्री से कर लें चाहे आप फिजियोलॉजी से कर लें, आपका टॉपिक दोनों साइड पे